हाय बच्चों, हम फिर अपने सेशन में आज उपस्थित है हिंदी। तो हम कारक पढ़ा रहे हैं बेटा, कारक कारक पढ़ा रहे हैं। तो आज हम संप्रदान कारक पे बात करते हैं। किस पे? संप्रदान कारक पे बात करते हैं कि संप्रदान कारक क्या है, या संप्रदान कारक को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है या इसमें संप्रदान कारक का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संप्रदान है क्या, संप्रदान कारक है क्या, और ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कोई भी चीज पढ़े, हम कोई भी चीज A to Z कुछ भी हो उसके बारे में पहले हमें गहराई से पता होना चाहिए कि ये इसका आशय क्या है, ये क्या कहना चाहता है हमसे, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो हम कारक पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इसमें क्या? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि संप्रदान कारक होता क्या है, या संप्रदान कारक किसको कहते हैं, या संप्रदान कारक का मतलब क्या होता है। ये हेडिंग है, मैं डाल चुका हूं यहाँ, संप्रदान कारक। तो मैं संप्रदान कारक के बारे में बात करता हूं कि संप्रदान कारक किसको कहते हैं। तो चलिए हम संप्रदान कारक के बारे में बता रहे हैं कि संप्रदान कारक इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। इसमें क्या है? जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। क्लियर? दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? इसमें इसका मतलब है जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, इसको संप्रदान कारक कहते हैं। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया आपका? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अब उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के द्वारा मैं बताता हूं। इसमें क्या है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। उसने, किसने? पता नहीं, कोई होगा, इसमें कोई नाम विशेष नहीं है। उसने दी, किसने दी? पता नहीं किसने दी, फिलहाल दी क्या? पुस्तक। इसमें क्या है, उसने विद्यार्थी को, उसने, किसने? पता नहीं, किसको? विद्यार्थी को। किस विद्यार्थी को? ये भी पता नहीं किस विद्यार्थी को, फिलहाल पढ़ने वाला बच्चा था, विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, उसको दी क्या? पुस्तक। किसने? उसने। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, किसने दी? पता नहीं किसने दी, फिलहाल दी। किसको दी? विद्यार्थी को दी। किस विद्यार्थी को? पता नहीं, फिलहाल पढ़ने वाला था, स्टूडेंट या विद्यार्थी, उसको दी क्या? पुस्तक। क्लियर? उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। फिर यहां आई है इसमें संप्रदान कारक पे, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, या जिसको कुछ दिया जाए। तो यहां क्या? उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इसमें है ना, जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, पुस्तक हो, अन्य कोई वस्तु हो। ठीक है, तो उसका बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं बेटा? संप्रदान कारक कहते हैं। अब जैसे इसमें है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, उसने, पता नहीं किसने, फिलहाल दी क्या? पुस्तक। किसको? विद्यार्थी को। किस विद्यार्थी को? ये भी पता नहीं, फिलहाल पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी या स्टूडेंट था, उसको उसने पुस्तक दी। क्लियर हो गया इतना? दोबारा फिर आइए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। तभी तो यह लिखा है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। तो वाक्य में विद्यार्थी क्या है बेटा? क्या है? संप्रदान है। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, वाक्य में क्या है? विद्यार्थी क्या है बेटा? विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी क्या है बेटा? विद्यार्थी, यहां देखो, विद्यार्थी क्या है बेटा? यहां विद्यार्थी संप्रदान है। क्लियर? संप्रदान है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। ठीक है,
इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक या संप्रदान कहते हैं, ये संप्रदान कारक कहते हैं। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, मतलब जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, तो यहाँ देने की बात हो रही है बेटा। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, उसने दी पुस्तक किसको? विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी क्या है बेटा? संप्रदान है। उसने दी क्या? पुस्तक दी। किसको दी? विद्यार्थी को दी। तो विद्यार्थी क्या आया? किसको पुस्तक दी गई बेटा? विद्यार्थी को। यह साफ लिखा है जिसको कुछ दिया जाए, तो किसको दिया जा रहा है? विद्यार्थी को दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? पुस्तक दी जा रही है। क्लियर? पक्का? ठीक है। तो बेटा इस तरीके से कारक पढ़े जाते हैं। तो आप निसंकोच होके तन और मन से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ये कंपटीशन एग्जाम में बेटा एक अंक पक्का करने के लिए कई कई घंटे परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारा एक नंबर पक्का होने की हमें उम्मीद होती है। वो भी विश्वास के साथ हम कह नहीं सकते कि ये अंक हमारा हमें मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। अगर सही करते हैं तब आपको एक अंक मिलेगा, एक अगर 2 अंक सही करते हैं तो 2 अंक मिलेगी। बाइजेक अगर गलत होता है तो आपको कुछ नहीं मिलता है, मतलब आपकी मेहनत भी गई और आपका अंक भी गया। तो कंपटीशन को आप हल्के में ना लें, कंपटीशन बहुत बड़ा हो गया है, अब नहीं पहले से ही है। ठीक है, बस बकायदे शर्त यही है कि जिसमें दम होगा वही फाइट करेगा, और जो फाइट करेगा वही नौकरी लेगा। तो बेटा फाइट ऐसे नहीं होता है कि सोच आके आप चले गए एग्जाम देने, उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी ख्वाहिशें मारने पड़ेंगी, बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपको लगता है कि हाँ अब हमें सफलता मिलने जा रही है या मिलने वाली है। तो बेटा मैं तो दोनों पैरों से विकलांग हूं। जब मैं ये कर सकता हूं तो आपके जीवन से मेरा जीवन 1000 नहीं कई हजार गुना कठिन है। जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? बताइए आप में क्या कमी है? तो आप मन लगा के इस चीज को पढ़िए, गहराई से पढ़िए, बिंदास तरीके से। हाँ आज थोड़ा कठिन लगेगा, जब आप दूसरे दिन पढ़ेंगे तो पहले दिन से कुछ थोड़ा सरल लगेगा, जब दूसरे दिन पढ़ेंगे तीसरे दिन पढ़ेंगे तो दूसरे दिन से कुछ सरल लगेगा। ऐसे ही जब आप निरंतर पढ़ते रहेंगे, मतलब डेली या रोज पढ़ते रहेंगे, तो वो चीज आपको आसान या सरल लगने लगती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन है, ऐसा बहुत कठिन है, वैसा बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं है, सब आपके मन पे निर्भर करता है। अगर जिसको आप ध्यान में रखने लगते हैं, जिसकी आप पढ़ाई करने लगते हैं, तो वो कठिनता से सरलता की ओर खिंचा चला आता है या लगने लगता है। और जिसको आप देखते ही नहीं है तो वो तो सरल भी कठिन लगेगा आपको। बस मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितना परिश्रम करते हैं, कितना समय किस सब्जेक्ट को आप देते हैं। तो आप मन लगा के पढ़िए निसंकोच तरह से। और मैं बड़ा सरल और सिंपल भाषा में पढ़ाता हूँ, सबसे सरल में सरल मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए, उसको किसी तरीके की कोई असुविधाओं का सामना या किसी तरीके की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो इसमें आप मन लगा के थोड़ा बिंदास तरीके से विस्तार से आप पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। पहले आप इसको समझिए, संप्रदान क्या है, कर्म कारक क्या है या कर्ता कारक क्या है। ठीक है, और या क्या बोलते हैं तुम्हारा कर्ण कारक क्या है। तो इनके बारे में पहले पढ़िए कि ये कहना क्या चाहते हैं, इसका आशय क्या है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट उदाहरण पे आ गए, नहीं, पहले इसके बारे में पढ़िए कि ये क्या कहना चाहता है, इसका भावार्थ क्या है, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, जब इसको आप पढ़ जाएंगे, पढ़ लेंगे बिंदास तरीके से, तो थोड़ा आपको ये सरल लगने लगता है कि इसमें इस चीज के बारे में बताया गया है, तो इसमें इसी चीज का वर्णन है, मतलब इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, तो देखिए पढ़ाई के मामले में बेटा शॉर्ट नहीं चलता मेरी समझ से। क्यों
जिस चीज को जितना गहराई से पढ़ेंगे, जितना अंदर मतलब घुस के पढ़ेंगे ना, जिसमें जिस चीज में जितना गहराई से अंदर जाके पढ़ेंगे, उस चीज को जितना गहराई से पढ़ेंगे, उस चीज के बारे में उतनी ही गहराई से हमें जानकारी हासिल या प्राप्त होती है। ये तो मेरे कहने का आशय है। ठीक है, तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके समझ में आया हो तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और YouTube पे हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और Instagram पे फॉलो करिए। और मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेता हूं आपसे। तो बस आज तक के लिए इतना ही। हम फिर अगले नेक्स्ट सेशन में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।